हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम पाठ 18 की पाठ योजना 3 पढ़ेंगे, जिसमें मुख्य शब्द हैं दोहे, भाव, रूपों, तुलना। और हमारा इसको पढ़ने का उद्देश्य क्या है कि आप इसको पढ़ने के बाद काव्य के विभिन्न स्वरूपों की समानताओं और असमानताओं की तुलना कर पाएंगे। तो बच्चों, ये मैं कुछ एक दोहा सुनाती हूँ आपको कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। और कविता क्या है कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, ये आपने सुनी होगी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोहे और कविता में क्या अंतर होता है, ये बताइए आप मुझे। तो इसमें आप क्या बता सकते हैं कि दोहे की 2 पंक्तियों में अनेक भाव छुपे होते हैं। कविता में कई पंक्तियों को पढ़ने से उसके भाव का पता चलता है, यानी बहुत सारी पंक्तियां होती हैं कविता में। तो आज हम काव्य के विभिन्न रूपों की समानताओं और असमानताओं की तुलना करेंगे। तो बच्चों, इसमें जो कार्य है वो क्या करना है कि तालिका में दिए गए दोहे और कुंडली की पंक्तियों को पढ़ना है आपने, और अपनी उत्तर पुस्तिका में दोहे और कुंडली की किसी एक समानता को लिखना है। जैसे इनसे हमें जीवन की सीख मिलती है। किससे? ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मेहनती गोताखोर पानी में से कुछ ना कुछ तो अवश्य लेकर आता है। और उसके बाद एक एक असमानता को लिखना है। जैसे दोहे के कुछ शब्दों के अर्थ समझने के लिए शब्दकोश की सहायता लेनी पड़ती है, यानी हमें डिक्शनरी की जरूरत पड़ती है। जैसे एक शब्द है बपुरा, और कुंडलियों में शब्द आसान होते हैं, जैसे धूप, धूल आदि। तो बच्चों, इस कार्य को करने के लिए आप इस तालिका की मदद ले सकते हैं। इसको आपने बनाना है अपनी उत्तर पुस्तिका में, और एक समानता और एक असमानता लिखनी है। इस कार्य को करने के बाद जो पहला प्रश्न उठता है वह है कि आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में क्या लिखा है। तो आपका आंसर क्या होगा? जो आपने लिखे होंगे उसमें असमानता और असमानता। तो दोहे और कुंडलियों में बहुत कम शब्दों में जीवन की गहरी बात को बताया जाता है, ठीक है। ये तो समानता हो गई इनकी। लेकिन असमानता क्या है इनमें कि कुंडली में पंक्तियों का दोहराव होता है, यानी पंक्तियों को दोबारा फिर से दोहराया जाता है, लेकिन दोहों में नहीं। यह क्या है? इसकी असमानता है। जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि हम किस प्रकार से काव्य के विभिन्न स्वरूपों, यानी दोहे और कुंडलियों की समानताओं और असमानताओं की तुलना करते हैं। तो इसके लिए बच्चों ये चार्ट है ऊपर बना हुआ है, जो इसकी आप मदद लेंगे। इसकी मदद से आप आंसर दे सकते हैं कि ये देखिए, हम सबसे पहले दोहों को पढ़ते हैं और उसके अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। फिर कुंडली को पढ़ते हैं और उसके अर्थ को समझते हैं। फिर दोनों में एक जैसी लगने वाली चीज़ों के बारे में सोचते हैं, जैसे दोनों को पढ़ने से ही जीवन की सीख मिल रही है। अंत में दोनों के बीच में दिखाई देने वाले अंतर की तलाश करते हैं। जैसे कुंडलियों में आसान शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिससे उनका भाव बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है। लेकिन दोहों में ऐसा नहीं होता। दोहों में अलग अलग भाषाओं से युक्त शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब बच्चों, इसमें जो तीसरा प्रश्न आता है वो ये है कि काव्य को कितने रूपों में लिखा जा सकता है। तो इसके लिए आप इसको क्या उत्तर दे सकते हैं कि काव्य के मुख्यतः 3 रूप होते हैं। जैसे वह कविता जिसे हम गीत के रूप में गा सकते हैं, वह गीतात्मक काव्य होता है। जैसे कवि सूरदास द्वारा रचित पद, वह कविता जिसे कवि कहानी के रूप में बताता है, उसे कथनात्मक काव्य कहते हैं। इसमें कथाकार, पात्र और एक विषय शामिल होता है। जैसे कविता झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक कथनात्मक कविता है। वह कविता जिसमें कवि विस्तृत कल्पना और वर्णन करता है, उसे वर्णनात्मक कविता कहते हैं। जैसे असाध्य वीणा कवि अज्ञ की सबसे लंबी और वर्णनात्मक कविता है। बच्चों, और इसको ज़्यादा अच्छा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि तालिका में दिए गए काव्य स्वरूपों की तुलना करते हुए बताएं कि उनमें कौन सी चीज़ें एक जैसी हैं और कौन सी अलग हैं। दूसरा, आप क्या कर सकते हो कि किसी एक छोटी सी कहानी को कथनात्मक कविता के रूप में लिख सकते हो, ठीक है।
तो बच्चों इस पाठ्य योजना को करने के बाद आप लोग वर्क बुक में कार्यपत्र 18.3 करेंगे और गृह कार्य जो है पाठ्य पुस्तक में से प्रश्न नंबर 4 के उत्तर लिखेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पाठ 18 की पाठ्य योजना 4 पढ़ेंगे, जिसमें आपके पास संसाधन होंगे पाठ्य पुस्तक, आपकी बुक, मैंने सीखा जो उसमें प्रश्न होगा, और 7 शब्द होंगे जो कार्डों का सेट होगा, जिसमें 4 विद्यार्थियों का एक ग्रुप होगा। और शब्द होंगे, कार्डों में लिखे शब्द क्या हैं? टिकाऊ, बचपन, खुशी, राष्ट्रीय, दयालु, दिखावा, मुस्कुराहट। और मुख्य शब्द क्या है? प्रत्यय और मूल। और इसको पढ़ने का उद्देश्य क्या है हमारा? कि आप लोग इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद विभिन्न प्रत्ययों से बनने वाले शब्दों में आए मूल शब्द और प्रत्ययों को अलग अलग करके लिख पाएंगे। बच्चों, ये चार्ट देखो कि जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करे उन्हें प्रत्यय बोलते हैं। जैसे समाज, समाज एक शब्द है, लेकिन अगर उसके पीछे हम इक प्रत्यय लगा दें तो वो बन गया सामाजिक, है ना। मीठा, मीठा एक शब्द है, लेकिन उसके पीछे हमने आस जोड़ दिया तो मिठास। भला एक शब्द है, उसके पीछे आई लगाया, आई प्रत्यय लगा दिया तो भलाई। घबरा, घबरा एक शब्द है, लेकिन उसके पीछे हमने अगर आहट लगा दिया, जैसे बोलते हैं ना घबरा जाना, तो घबरा एक शब्द हो गया, तो उसके पीछे आहट लगा दिया प्रत्यय तो घबराहट। साहित्य एक शब्द है, लेकिन कार जोड़ दिया तो उसमें साहित्यकार। इसी तरह से आप और भी शब्द बना सकते हैं। तो जब आप इस कार्य को करेंगे तो इसमें जो प्रश्न है वो ये है कि इन शब्दों और शब्दांशों को जोड़कर कौन से नए शब्द बनेंगे। ठीक है, जो आपको शब्द दिए थे कि कुछ शब्द होंगे, जैसे सप्ताह प्लस एक, मजदूर प्लस ई, फूल प्लस वाला, तो क्या बनेगा? सप्ताह प्लस एक का साप्ताहिक, मजदूर प्लस ई का मजदूरी, फूल प्लस वाला का फूल वाला। ठीक है, तो अब जो सेकंड क्वेश्चन है वह क्या है? प्रत्यय किसे कहा जाता है? तो सेकंड का इसका आंसर भी देखेंगे आप लोग। जो फर्स्ट आ रहा है टिक, इसमें इसका आंसर है कि जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे समाज प्लस एक, मीठा प्लस आस, मिठास। तो बच्चे ये जो हैं वो शब्द प्रत्यय लगाने से एक नया शब्द बन रहा है। अब जो इसका अगला प्रश्न है, क्या प्रत्ययों के अलग से अपने कोई अर्थ होते हैं? अलग अर्थ होते हैं? नहीं। प्रत्यय शब्दांश होते हैं, जैसे उपसर्ग आगे लगते हैं किसी शब्द के, उनका कोई अर्थ नहीं होता। ऐसे ही प्रत्ययों का भी कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, जिनके अलग से अपने कोई अर्थ नहीं होते वे शब्द के अंत में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे लिख और चढ़ में अगर आई लग गया तो लिखाई और चढ़ाई। ठीक है, रख या दूध में वाला जोड़ तो रखवाला, दूध वाला। सज और बन में आवट लग गया तो सजावट और बनावट। रोज़ और मेहनत में आना लगे तो रोज़ाना, मेहनताना। और धर्म और दिन में इक जुड़ गया तो धार्मिक और दैनिक। साहित्य और चित्र में कार जुड़ गया तो साहित्यकार और चित्रकार। ये किसी भी शब्द के पीछे लगेंगे। अब जो अगला प्रश्न है वो है कि दिए गए प्रत्ययों की सहायता से एक एक शब्द बनाइए और उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो जैसे गर्माहट, ठीक है, इसमें शब्द बनाने थे आपको आहट, ईला, हार, इत और इक प्रत्यय लगाकर। तो आहट से क्या बनेगा? गर्माहट। जैसे हम बना सकते हैं वाक्य, सर्दी में गर्माहट आते ही नींद आ जाती है। ऐसे आपको ईला प्रत्यय से बनाना है तो क्या बनेगा? नुकीला। आप सजीला भी बना सकते हो, रंगीला भी बना सकते हो। तो इसका क्या वाक्य बनेगा? वह पत्थर बहुत नुकीला है। अब हार, होनहार, वह बच्चा बड़ा ही होनहार है। इसमें हार में आप और भी बना सकते हो अपनी तरफ से जो आपको ठीक लगते हो। और इत, इत अगर हर्ष के साथ इत जोड़ा तो हर्षित। बच्चे की किलकारी देखकर माँ का मन हर्षित हो गया।
अब इक प्रत्यय, दिन के साथ इक जोड़ा दैनिक। दैनिक समाचार पत्र को पढ़े बिना मेरे पिताजी की सुबह की दिनचर्या अधूरी लगती है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप लोगों ने प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं और प्रत्ययों का कोई अर्थ, खुद का अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब वो किसी शब्द के पीछे लगते हैं तो एक नया शब्द बनाते हैं। ठीक है, तो इस पाठ योजना को पढ़ने के बाद आप लोगों ने मैंने सीखा चार्ट को पूरा करना है और गृह कार्य में आपको पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 5, 6, 7 के उत्तर लिखने हैं। थैंक यू।